हे गाइस, वेलकम टू एस्पिरेंट अप्रोच। तो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए तो पढ़ा जाए। तो देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता है यह कैसे प्रकाश में आया, इसका क्यों जरूरत पड़ा, तो इसको सबसे पहले देखा जाए। तो जो यहाँ पे अंग्रेज रहता था ना, अंग्रेज तो शोषण करता था भारतीयों का। तो उनकी शोषण की नीति में एक नीति यह भी थी कि वह भारतीयों का कहते थे कि तुम लोग मलेच्छ हो, रहते हो आदिवासी हो, जंगल में, तुम लोग कोई अतीत नहीं रहा है तुम लोग का। तुम लोग हमेशा से घूमते फिरते घुमक्कड़ किस्म को, तुम लोग कोई अतीत नहीं है, तुम्हारा पीछे का कोई ऐसा चीज़ नहीं तुमको बता दे कि तुम मतलब बिलोंग करते हो। ये तुम लोग मलेच्छ हो, हम लोग तुम्हारा कल्याण करने आए हैं, आओ 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 हम लोग का धर्म अपना लो। ये बात को बोलता था लोग, ठीक है। तो इस प्रकार से भी शोषण का एक नीति था उनका। तो यह बात जो है ना भारतीयों को बहुत बुरा लगा। अच्छा, रुक रुक रुक, तलाशे में हैं हम, खाली मिल जाए। तब एगो सबसे पहले एक तो आदमी वो अंग्रेजों में का 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन नाम का आदमी था। देखिए, ये है चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन नाम का आदमी था। चार्ल्स मैसन नाम का आदमी था। वो आया इंडिया आए और घूम रहा था कि ये हड़प्पा के साइड घूम रहा था, ठीक है। हड़प्पा के साइड घूमते घूमते उसको वो टीला दिखाई दिया। तो टीला दिखाई दिया तो वो देखा और उसके बाद वो चला गया। यात्री था, अपना वृत्तांत लिखा। उसमें लिखा 1826 में आया था, 1842 में एक यात्रा वृत्तांत लिखा जिसका नाम था नैरेटिव ऑफ जर्नी। और उसमें कहा ना कि यहाँ कोई पुराना किला का अवशेष रहा होगा, ठीक है। कहा अगर उसको ज्ञात भी होगा कि यहाँ पे सभ्यता है तो जान से नहीं ना कहेगा, कह देगा तो भारतीय का मतलब ये अतीत का पता चल जाएगा ना। ये लोग का मतलब शर्म, ये जो अंग्रेज हैं वो झुक जाएंगे अपने बात पे। इसी को लेके कहा कि यहाँ पे कोई पुराने किले के अवशेष रहे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि कौन आया था। तो 1826 में आए कौन? चार्ल्स मैसन। यहाँ देखते हैं 1826 ईस्वी और यहाँ पे लिख देते हैं चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन क्या कहते हैं, आते हैं तो आगे कहते हैं अपना बुक नैरेटिव ऑफ जर्नी में, उनके बुक का नाम है नैरेटिव ऑफ जर्नी, ठीक है। उसके बाद ही चला जाता है। पहला घटना हो गया। सबसे पहले पूछेगा सबसे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में किसने बताया था? तो चार्ल्स मैसन 1826 ईस्वी में। बुक का नाम नैरेटिव ऑफ जर्नी, यही है चार्ल्स मैसन। देखिए एक आदि है, ठीक है। अब यहाँ इसके नीचे आते हैं। उसके बाद आता है कौन? तो अलेक्जेंडर बर्न नाम का एक व्यक्ति आता है। वो आता है कहाँ? महाराजा रंजीत सिंह के दरबार में आता है। अलेक्जेंडर बर्न नामक एक व्यक्ति 1831 ईस्वी में महाराजा रंजीत सिंह के दरबार में आता है, ठीक है। तो महाराजा रंजीत सिंह का दरबार उधर लाहौर साइड था, ये सिंध प्रांत में था। तो इधर से गुजरता है हड़प्पा से, कहता है कि अरे भाई देखिए ना, एकदम अजीब टीला उला है। तो वो भी कहता है कि शायद यहाँ भी कोई पुराना किला का अवशेष रहा होगा, ठीक है। तो फर्स्ट चार्ल्स मैसन कहा, दूसरा कौन कहा? अलेक्जेंडर बर्न। वो भी कहा कि अभी तक कोई सभ्यता के बारे में नहीं बोल रहा है। यहाँ बोला गया कि यहाँ भी कोई पुराना किला का अवशेष रहा होगा। फिर आया 1853 का दौर। तो डलहौजी साहब क्या कर रहे थे कि ट्रेन बिछवा रहे थे। सब जगह विद्युतीकरण हो रहा था, ग्लोबलाइज मतलब ये हो रहा था, औद्योगिकरण हो रहा था। मतलब सब जगह रेलवे का लाइन बिछा था, टेलीग्राफ का लाइन बिछा था। उसी क्रम में जब रेलवे का लाइन बिछा था तो दो भाई था सब, बर्टन बंधु। तो दोनों भाई इंजीनियर था सब। उसी को मिला था कि जाओ इधर का ठेका तुम ले लेना है। तो उधर लगा रहा था ये लोग अपना ट्रेन। तो क्या हुआ कि ये लोग ईंटवे घट गया, जो लगता है ना पत्थरवे घट गया। तो क्या किया जब छोटका भैया बड़का भैया से बोला क्या किया जाए भैया? तो क्या किया जाए जी, अब तो इधर से बहुत दूर है, इधर पत्थर उथर मिलता है नहीं। तो मधुर था, सर सुनिए ना। हाँ बोलो। उधर देखिए ना, उधर एगो टीला ऐसा है, वहाँ पे बहुत सारा ईंटा है। तो एक काम है कि चलो वहीं से निकाल के लगा दिया जाए। अब पैसा तो मिले गया हम लोग को। टीलवन तो वहाँ से ईंटा निकाल के लगा दिया। लेकिन टीला निकालने के दौरान उसे कुछ चीज़ें प्राप्त हुई। तो उसने ही, उन दोनों भाइयों ने ही सबसे पहले बताया कि यहाँ कोई सभ्यता का अवशेष है, यहाँ कोई सभ्यता गुजरा होगा। तो पूछेगा कि सबसे पहले सभ्यता के बारे में किसने बताया था? तो सबसे पहले सभ्यता के बारे में बताया था बर्टन बंधु। तो यहाँ पर हम अलेक्जेंडर बर्न्स के बारे में लिख देते हैं थोड़ा सा। 1831 में आए थे। किसके दरबार में आए थे? रंजीत सिंह के, महाराजा रंजीत सिंह के दरबार में आए थे। रंजीत सिंह के दरबार में आए थे और इन्होंने भी क्या कहा था? किले का अवशेष बताया था, किले का अवशेष, ठीक है। अब यहाँ पे ये बर्टन बंधु है। बर्टन बंधु 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर, याद रखिएगा, कराची से लाहौर ट्रेन बिछवा रहे थे, ठीक है। ये दोनों भाई थे। और सर्वप्रथम ये लोगों ने बताया कि यहाँ कोई
सभ्यता रहा हो गया। सबसे पहले सभ्यता के बारे में कौन बताया? बर्टन बंधु। अब उसके बाद एक तो और व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। तो देखिए अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो पुरातत्व निरीक्षक के तौर पे 1853 में नियुक्त होते हैं और वो हड़प्पा के टीलों का 2 बार यात्रा करते हैं। हड़प्पा के टीलों का 1853 में और 1857 में। और उनका जो अनुमान था वो अनुमान लगा के बताएं टीलों को देख के कि यहाँ पे महात्मा बुद्ध या फिर कोई इंडो बैक्ट्रियन शासक का कोई यहाँ पे अवशेष है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम काची बने थे? भारतीय पुरातत्व निरीक्षक के तौर पे आए थे 1853-1857 में। और वो क्या बोले कि यहाँ पे कोई किसी पुराना किले का मतलब बुद्ध या इंडो बैक्ट्रियन शासक का अवशेष रहा होगा। ठीक है, अब आपसे यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम 1853 में और 1857 में यात्रा करते हैं और यहाँ बताते हैं बुद्ध या इंडो बैक्ट्रियन अवशेष, बैक्ट्रियन शासक के अवशेष बताते हैं, ये अवशेष बताते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे 2 क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का जनक बोलेगा तो अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय, देखिए आप लिखते हैं भारतीय, अभी पेन मतलब यूज़ करने नहीं आ रहा फ्रेंड्स, तो आप थोड़ा मैनेज करिएगा। ठीक है, भारतीय पुरातत्व का जनक आपसे पूछेगा तो वो होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, लेकिन आपसे पूछेगा कि भारतीय प्राग ऐतिहासिक कहने का मतलब क्या हुआ? पाषाण काल। प्राग ऐतिहासिक, जहाँ से कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। ठीक है, ना लिखित साक्ष्य ना पुरातात्विक साक्ष्य। प्राग ऐतिहासिक जो पत्थर एज होता है जहाँ से कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसी को प्राग ऐतिहासिक साक्ष्य कहते हैं। तो भारतीय प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का जनक कहेगा तो आप कीजिएगा किसको बोलिएगा? रॉबर्ट ब्रूस फूट को बोलिएगा। रॉबर्ट ब्रूस फूट ये क्या खोजे थे? तो ये तमिलनाडु का क्षेत्र में, ये तमिलनाडु का पलवरम में सबसे पहले पलवरम में इन्होंने हैंडेक्स खोजा था। इसीलिए इनको कहा जाता है कि भारतीय प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का जनक इनको माना जाता है। तो अब तक हम लोग देखें कि अच्छा ये जो भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थापना हुआ था 1875 ईस्वी में। ये भारतीय पुरातत्व 1875 ईस्वी में ये पुरातत्व निरीक्षक नियुक्त हुए थे। पुरातत्व निरीक्षक यह नियुक्त हुए थे कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम। 1853-1857 में यात्रा किए और बताएं कि यहाँ पे बुद्ध या इंडो बैक्ट्रियन शासक के अवशेष रहे होंगे। उसके बाद 1875 में ये पुरातत्व निरीक्षक के तौर पे नियुक्त हुए। अब यहाँ बोल दिए कि भारतीय पुरातत्व का जनक बोलेगा तो अलेक्जेंडर कनिंघम बोलेंगे और भारतीय प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का जनक बोलेगा तो रॉबर्ट ब्रूस फूट बोलेंगे। रॉबर्ट ब्रूस फूट को क्यों बोलेंगे? क्योंकि सबसे पहले उन्होंने हैंड एक्स खोजा था। कहाँ? तमिलनाडु के पलवरम से खोजा था। ठीक है, यहाँ हो गया। अब उसके बाद आगे चलते हैं। ये देखिए जॉन मार्शल। सबसे पहले यहाँ जॉन मार्शल में आप याद रखिए, अब आता है दौर किसका? तो आता है दौर लॉर्ड कर्जन का। लॉर्ड कर्जन का दौर आता है 1899 से 1905 के दौरान। 18 यहाँ पे 1899 से लेके 1905 तक कौन रहता है? लॉर्ड कर्जन जी रहते हैं। ठीक, कर्जन। तो इन्हीं के शासनकाल में 1903 और 4 के दौरान का गठन होता है भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग का गठन होता है। क्या गठन होता है? भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग का गठन होता है। सर्वेक्षण विभाग का गठन होता है भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग का, और ये निदेशक बनते हैं। अब ये जब निदेशक बने तो इन्हीं के निदेशन में एक टीम का गठन हुआ। उस टीम को बहुत अन्य जगहों पे भेजा गया। तो 1922 में इन्हीं मतलब ये क्या चीज थे? जॉन मार्शल क्या थे? तो जॉन मार्शल जो थे पुरातत्व विभाग के निदेशक बनते हैं और इन्हीं के निदेशन में 1922 में राखल दास बनर्जी जो हैं, 1920 में दयाराम साहनी, 1921 में दयाराम साहनी और 1922 में राखल दास बनर्जी। तो दयाराम साहनी हड़प्पा का खोज कर देते हैं और राखल दास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देखते हैं इन्हीं के निदेशक पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का। और निदेशक बनते हैं कौन? निदेशक बनते हैं जॉन मार्शल जो है निदेशक बन जाते हैं।
और इन्हीं के निर्देशन में होता है 1921 में दयाराम साहिनी जो हैं साहिनी वो खोजते हैं हड़प्पा का खोज कर देते हैं। और जो 1922 में इन्हीं के निर्देशन में राखल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो का खोज कर देते हैं। ठीक है, समझ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ हो गया, ये स्लाइड क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम लिपि का बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से जो लिपि प्राप्त हुआ है ना सिंधु घाटी सभ्यता से, वो जो लिपि प्राप्त हुआ है वो लिपि जो है जिग जैग मोमेंट में है। जिस जिग जैग मोमेंट करने का मतलब देखिए, यहाँ से शुरू हुआ, फिर यहाँ से आया लेफ्ट से राइट, फिर जाएगा राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, इस प्रकार से है। तो सबसे पहले इस लिपि को क्या कहा गया है, तो इस लिपि को कहा गया है भाव चित्रात्मक लिपि प्राप्त हुआ है। यहाँ से भाव चित्रात्मक लिपि प्राप्त हुआ है। और इस लिपि को हम अन्य नाम कह सकते हैं। देखिए सर्पिलाकार है ना, यहाँ से चला सर्पिलाकार, यहाँ से इस प्रकार से होता है। देखिए इस प्रकार से होता है। तो इस लिपि का एक अन्य नाम का कहते हैं कि ये सर्पिलाकार लिपि है, सर्पिलाकार लिपि है। इस लिपि में 64 मूल चिन्ह है और 400 से अधिक चित्राक्षर है, चित्र का अक्षर है। भाव चित्रात्मक कहने का मतलब जैसे इमोजी होता है ना व्हाट्सएप पे, जैसे गुस्सा हुए तो वाला इमोजी, उसी प्रकार से इमोजी है 400। और मूल चिन्ह कितना मिला है, 64 मूल चिन्ह मिला है। ये सब कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा का जो 837 ये कब्र था, हड़प्पा के दक्षिणी भाग से यह प्राप्त हुआ है। ठीक है, वहाँ से यह प्राप्त हुआ है। इस लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता है, सर्पिलाकार लिपि कहा जाता है, या फिर ब्रुष्टफेदन लिपि कहा जाता है। ब्रुष्टफेदन लिपि यहाँ इसको कहा जाता है। ठीक है, ये था कुछ बेसिक जानकारी इसके बारे में। और यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहते हैं तो इसी को कहा जाता है गौमूत्रीय लिपि। इसको कहा जाता है गौमूत्री लिपि, इसी को कहा जाता है। ठीक है, फर्स्ट लाइन स्टार्ट होगा दाया से बाया, राइट टू लेफ्ट, उसके बाद दूसरा होगा लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लिपि समझ गए, भाव चित्रात्मक, सर्पिलाकार, ब्रुष्टफेदन, गौमूत्री लिपि। 400 इसमें चित्राक्षर है और 250 से 400 के मध्य चित्राक्षर है। चित्राक्षर का मतलब इमोजी, गुस्सा है तो ई वाला, हंस रहे हैं दांत खिखार दिए, मतलब इस प्रकार का भाव चित्रात्मक लिपि था। और 64 इसमें मूल चिन्ह था। ठीक है, अब लिपि हो गया। लिपि के बाद हम देखते हैं इसका विस्तार, इसका चौहद्दी का बात करते हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है उत्तर में कहाँ तक था, तो उत्तर में था जम्मू कश्मीर तक सिंधु घाटी सभ्यता फैला हुआ था। और जम्मू कश्मीर में कहाँ, मांडा, जम्मू कश्मीर में मांडा अखनूर जिला में पड़ता है। ठीक है, चिनाब नदी किनारे है। तो आपको उत्तरतम बिंदु कहेगा तो मांडा, जम्मू कश्मीर और चिनाब नदी याद रखिएगा। इसका जो पूर्वी विस्तार है, तो पूर्वी विस्तार आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। कौन सी नदी किनारे है, आलमगीरपुर, हिंडा नदी किनारे, यह सब आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, और महाराष्ट्र में यह दैमाबाद सबसे अंतिम बिंदु है, नर्मदा नदी किनारे है। और उसके बाद अब आपसे पूछेगा कि बताओ कि पश्चिमी सबसे बिंदु कौन है, तो सुतकांगेडोर है, दाशक नदी किनारे है, बलूचिस्तान में है। देखिए इस मैप को देख के आप पढ़िएगा तो आपको पूरा याद हो जाएगा। जम्मू कश्मीर का वो ये मैप याद हो गया। और यहाँ से देखिए ये है महाराष्ट्र का मैप, ये गुजरात वाला हिस्सा है, और ये है जो ये बलूचिस्तान वाला हिस्सा है, और ये है उत्तर प्रदेश। इस मैप को देख के एक बार बढ़िया से देखिएगा, आराम से याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बोलेंगे तो उत्तरतम बिंदु मांडा, दक्षिणतम दैमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर, और इधर है सुतकांगेडोर। ठीक है, विस्तार समझ गए। अब देखिए यहाँ पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर था और ऊपर से नीचे 1400 किलोमीटर यह इसका लंबाई था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपसे यहाँ पे और इसका देखिए अभी जो ज्ञात हुआ है, मतलब इसका अगर ओवरऑल हम बात करें कि इसका आकृति कैसा है, इसका विस्तार का त्रिभुजाकार आकृति में है और इसका क्षेत्रफल 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रजातियों का बात करते हैं। तो देखिए प्रजाति यहाँ पे जो पाई जाती है उसको बताते हैं। प्रजाति में एक ट्रिक याद रखिएगा, प्रभु से अल्प मांगो, प्रभु से अल्प मांगो। तो प्रा से याद रखिएगा प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, और भू से भूमध्य सागरीय, अल्प से अल्पाइन, और मांगो से मंगोलियन। ठीक है, तो प्रभु से अल्प मानो प्रोटोस्टलियाइड, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलियन। क्या मंगोलियन। ठीक है, मंगोलियन।
प्रजातियाँ भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ बारी बारी से हम बात करते हैं हड़प्पा का। तो देखिए हड़प्पा को आप समझ लीजिए एकदम अच्छे से, एकदम फिगर के हिसाब से समझिएगा। देखिए यहाँ पे हड़प्पा का बनाते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ जो भी नदी, जो भी नगर बसा होगा, जो भी शहर बचा होगा, सबसे पहले बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। तो ये नदी के किनारे बसती, जो भी सभ्यता था वो नदी के किनारे बसा था। क्यों बसा था? क्योंकि इस समय जो था परिवहन का मुख्य साधन नदी था और नदी के किनारे का क्षेत्र उपजाऊ होता है। तो यहाँ पे जो भी उत्पादन होता था नदियों के माध्यम से यहाँ व्यापार होता था। नदी परिवहन का मुख्य साधन हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ पे ये नदी हो गया हड़प्पा। मान लीजिए रावी नदी है। हम पूरा एक बार पूरा स्ट्रक्चर बताते हैं किस प्रकार से होता था पूरा सिंधु घाटी सभ्यता, उसी में हड़प्पा का जो विशेष बात होगा बता देंगे। यहाँ नदी होता था, नगर जो होता था, नगर वो दो भाग में बटा होता था। एक होता था दुर्ग टीला और दूसरा होता था नगर टीला। दुर्ग टीला और नगर टीला में बटा होता था। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे देखिए दुर्ग टीला जो है, दुर्ग टीला यहाँ पे देखिए ये होता था सेंटर, दुर्ग टीला का सेंटर। यहाँ पे कौन निवास करता था? तो प्रशासन से जुड़े व्यक्ति, धनिक वर्ग या फिर जो मतलब रक्षा करने का कार्य करते थे, इस क्षेत्र से जुड़े होते थे। ठीक है, मान लीजिए रावी नदी है, एकदम आराम से समझिए, एकदम पूरा चैप्टर याद हो जाएगा आसानी से। ठीक है, तो पूरा संपूर्ण सिंधु सभ्यता दो भागों में बटा होता था, दुर्ग टीला और नगर टीला। बस मात्र धौलावीरा है दुर्ग टीला, नगर टीला और एक मध्यम टीला में बटा होता था जिसमें व्यवसाय लोग का निवास होता था। तो सबसे पहले हम ओवरऑल का बात करते हैं, एक्सेप्शन घटाते हैं। ओवरऑल में एक होता था दुर्ग टीला और यहाँ होता था नगर टीला। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दुर्ग टीला में जो बीच में सेंटर में होता था, यहीं पे राजा का घर होता था या फिर जो प्रशासन का हेड होता था उसका घर होता था, प्रशासनिक आवास होता था। ठीक है, और यहाँ पे आपका बात करें तो यहाँ पे होता था अन्नागर, यहाँ पे होता था अन्नागर, अन्न रखने वाला होता था। ठीक है, अगर स्पेशल बात किया जाए हड़प्पा का, तो हड़प्पा में 6-6 की पंक्तियाँ में था, 6 यहाँ 6 यहाँ। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि 6 की पंक्तियाँ में अन्नागर कहाँ पाए गए हैं? तो हड़प्पा में पाए गए हैं। तो ये स्ट्रक्चर चलिए ओवरऑल यहाँ पे हो गया अन्नागर, ये अन्नागर है, अन्नागार है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये अन्नागार हो गया। अन्नागार के बाद हम बात करते हैं यहाँ पे एक ये और एक ये बात करते हैं। एक नंबर इसका बाद देते हैं, इसका 2। जो एक होता था यहाँ पे जो बंदी बना के श्रमिक रहते थे ना, श्रमिकों का यहाँ पे निवास होता था। सॉरी, यहाँ पे सिर्फ श्रमिकों का निवास होता था। जो महल में काम करने वाले श्रमिक होते थे, ठीक है, जो दास होते थे वो इसमें रहते थे। और जो यहाँ पे जो बैरक होता था, बैरक वाले जो मजदूर बैरक में रहते थे, जैसे मान लीजिए कोई काम अपराध किए हैं, ठीक है, अपराध करने के लिए वो बैरक में बंद होते थे। तो यहाँ पे आके जो दुर्ग टीला था, यहाँ पे वो काम करके उनसे एक प्रकार से कह सकते हैं कि उनको सजा दिया जाता था, जो काम किया जाता था, काम करवाया जाता था। इसके बदले उन्हें पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अपना एक तरीके से कह सकते हैं कि वो सजा काट रहे हैं। ठीक है, तो दुर्ग टीला का स्ट्रक्चर समझ गए। यहाँ पे अन्नागर होता था 6-6 की पंक्ति में, हड़प्पा में 6-6 की पंक्ति में था, और सब जगह अन्नागर होता था 1-2 पंक्ति, मतलब जो यहाँ पे अन्नागर होता था। नगर का स्ट्रक्चर बता रहे हैं। सेकंड में होता था मजदूरों का निवास होता था, वैसा मजदूर जो अपराध करके आए हैं उनका होता था। और एक में होता था श्रमिकों का निवास, और सेंटर में होता था जो 3 वर्ष से सुरक्षा लिए हुआ था, यहाँ पे प्रशासनिक निवास था, और यहाँ से प्रवेश द्वार था दुर्ग टीला का। ठीक है, यहाँ समझ गए दुर्ग टीला का। अब नगर टीला का समझते हैं। तो नगर टीला में कौन व्यक्ति रहेगा? तो नगर टीला में रहेगा सामान्य व्यक्ति। ठीक है, सामान्य व्यक्ति रहेगा। अब यहाँ हम नगर टीला का बात करते हैं, तो सबसे पहले मुख्य सड़क का बात करते हैं। यहाँ देखिए ये मुख्य सड़क है, मुख्य सड़क है। उसके बाद जो अब यहाँ मुख्य सड़क हो गया, यहाँ पे गली होता था, गली गली गली, ठीक है, गली। इसी प्रकार से इधर होता था। तो देखिए जो हड़प्पा में, एक सेकंड, हड़प्पा में देखिए, हड़प्पा में मैंने सिंधु घाटी, पूरा सिंधु घाटी में सड़कें जो होती थी मुख्य सड़क की ओर ना खुल के पीछे की ओर खुलती थी। सड़कें मुख्य सड़क की ओर ना खुल के पीछे की ओर गली में खुलती थी। जैसे ये है वो मुख्य सड़क, ये आपका कौन है? मुख्य सड़क है, मुख्य सड़क। और यहाँ पे एक और विशेषता याद रखना है कि प्रत्येक घर के सामने एक घर का दरवाजा दूसरे घर के सामने होता था, दूसरे घर के सामने होता था। ठीक है, और एक दूसरे को मुख्य सड़क किस पे? 90 डिग्री पे काटती थी, जिसे ग्रिड प्रणाली या फिर ऑक्सफोर्ड सर्कस प्रणाली कहा गया है। इसी को कहा गया है ग्रिड या ऑक्सफोर्ड सर्कस प्रणाली, ऑक्सफोर्ड सर्कस प्रणाली कहा गया है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ गए।
तो आप यहाँ पे अब ये पूरा हम आपको बता दिए हैं किसका बारे में, पूरा सिंधु घाटी सभ्यता इसी प्रकार से था। और यहाँ देखिए बीच में एक होता था चबूतरा, चबूतरा में महिलाएं क्या करती थी, सीढ़ी है, महिलाएं यहाँ पे बैठ के अपना चावल फटकती थी या फिर या बातचीत होता था, यहाँ बीच में चबूतरा होता था। तो पूरा नगर का स्ट्रक्चर देख लीजिए, एक होता था दुर्ग टीला, एक होता था नगर टीला और बीच में होता था चबूतरा। दुर्ग टीला में प्रशासन संबंधी लोग रहते थे और यहाँ पे सामान्य लोग रहते थे। और आपसे पूछेगा कि बताइए कि सड़कें मुख्य सड़क की ओर खुलती थी, नहीं, लेकिन एक्सेप्शन में कौन है, सड़कें मुख्य सड़क की ओर किस में खुलती हैं, लोथल में खुलती हैं, ठीक है। और प्रत्येक घर के दरवाजा के सामने एक और दरवाजा होता था, समकोण पे काटती थी, ग्रिड प्रणाली कहा गया है, ठीक है। इतना बात समझ गए। अब यहाँ से देखिए हड़प्पा के बारे में विशेष बात करते हैं। हड़प्पा के बारे में विशेष बात करेंगे तो यहाँ पे 6-6 की पंक्ति में अन्नागर मिला है, प्लस में यहाँ से मिला है गेहूं और जौ का प्रथम साज। पूरा हड़प्पा सभ्यता में गेहूं व जौ का प्रथम साच मिला है। लेकिन आपसे पूछेगा कि बताइए कि उत्तम किस्म का जौ कहाँ मिला है, तो उत्तम किस्म का जौ बोलेगा तो आप चल जाइएगा बनवाली में। कहाँ जाइएगा, बनवाली में, ठीक है। तो ये समझ गए, ये पूरा हड़प्पा सभ्यता का स्ट्रक्चर था। यहाँ से सामान जो भी हुआ यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाता था, एक्सपोर्ट होता था, जाता था कहाँ, फारस की खाड़ी तरफ, मतलब मेसोपोटामिया से, मतलब यहाँ पे व्यापार होता था मिस्र से, ठीक है, यहाँ जाता था, ठीक है, यहाँ पे समझ गया। और ये नगर टीला का मुख्य प्रवेश द्वार यहाँ पे था, ईस्ट साइड में, यहाँ प्रवेश द्वार होता था। बस यही बात क्लियर है। एकदम ओवरऑल बताते हैं कि नगर की सड़कें, मुख्य सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। प्रत्येक घर के सामने मतलब जो घर होता था मुख्य सड़क की ओर ना खुल के गली की ओर खुलता था मुख्य दरवाजा, और प्रत्येक घर के दरवाजा के सामने एक और दरवाजा होता था। उसके बाद हम बात करते हैं हड़प्पा के विशेष। हड़प्पा में गेहूं और जौ का प्रथम साच मिलता है और 6-6 के पंक्ति में अन्नागर मिलता है। और आपसे पूछेगा कि बताइए कि कौन ऐसा जगह है जहाँ पे ये सड़कें मुख्य सड़कें और ना खुल, सॉरी, पीछे की ओर ना खुल के मुख्य सड़कें और खुलती है, लोथल में। अब यहाँ पे और बात कर लेते हैं कि बताइए हड़प्पा से और प्राप्त अवशेष कौन कौन से हैं। तो हड़प्पा से और प्राप्त अवशेषों का बात करते हैं तो सबसे पहले आप एक याद रखिएगा कि एक गर्भ से निकलते हुए पौधा, गर्भ से निकलते हुए पौधा जिसे मातृ देवी कहा गया है, ठीक है। जिसे पृथ्वी देवी, यहाँ पे देखिए, जिसे पृथ्वी देवी या मातृ देवी कहा गया है, पृथ्वी देवी या मातृ देवी कहा गया है। उसके बाद अगर आपसे पूछेगा कि और बताइए प्रसाधन मंजूषा, प्रसाधन मंजूषा कहने का मतलब श्रृंगार पेटी, श्रृंगार पेटी यहाँ से मिला है, ठीक है। उसके बाद आपसे बोलेगा कि बताइए कि सर्वाधिक अलंकृत मोहर कहाँ से मिला है, सर्वाधिक अलंकृत मोहर। बस बात सुनते रहिए, PDF आपको मिल जाएगा, आप एक बार पूरे अच्छे से सुन लीजिए, पक्का ये मतलब कह सकते हैं, मेरा कहना है कि आपको याद हो जाएगा। सर्वाधिक अलंकृत मोहर कहाँ से मिला है, मोहर, मोहर। गाइज अभी मैं इस पेन का उतना अच्छा से यूज नहीं कर पा रहा हूँ तो थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। तो ये भी हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आप बात कर देते हैं, इतना चीज़ हो गया हड़प्पा के बारे में, ठीक है। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं मोहनजोदड़ो, एक और स्लाइड था यहाँ पे, ठीक है। अब मोहनजोदड़ो का बात करते हैं। तो जितना हड़प्पा इंपॉर्टेंट है उतना ही मोहनजोदड़ो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ समझते हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ समझते हैं तो मृतकों का टीला होता है, ठीक है। दड़ो का मतलब होता है टीला और जो का मतलब होता है टो। देखिए यहाँ पे दड़ो का मतलब होता है टीला और जो का मतलब होता है का, जो का मतलब होता है यहाँ पे का, जो का मतलब होता है का, और मोहन का मतलब होता है सिंधी भाषा में मृतक। एक सेकंड रुक जाइए, अच्छा से नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, एक सेकंड हो गया, ठीक है। मोहन का हो गया मृतक, मृतक, जो का हो गया का, दड़ो का हो गया टीला, ठीक है। अब मोहनजोदड़ो को समझते हैं। सबसे पहले आपको बात बता दें कि मोहनजोदड़ो जो है कहाँ पे है, तो सिंध प्रांत पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत पाकिस्तान में। एक और बात यहाँ वहाँ बताना छोड़ गए हड़प्पा में, जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। हड़प्पा में देखिए, हड़प्पा का सबसे पहले आपसे पूछेगा कि बताइए कि हड़प्पा का सर्वप्रथम खोज किसने किया था। दो क्वेश्चन होता है, एक खोज होता है और दूसरा होता है उत्खनन। तो खोज और उत्खनन कौन कौन किया था, तो सबसे पहले आपको बता दें कि खोज में तो आपको याद रखते हैं 1921 में, यहाँ पे दिखते हैं खोज में 1921 में, 1921 में तो खोज किए थे दयाराम साहिनी जी। कौन किए थे, दयाराम साहिनी, दयाराम साहनी। पेन का यूज नहीं हो पा रहा फ्रेंड्स,
थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। दयाराम साहनी इसका खोज सबसे पहले कौन किया, खोज किया दयाराम साहनी। और यह कहाँ है, तो ये मोंटमोंगरी जिला पाकिस्तान में, सिंध प्रांत पाकिस्तान में है, ठीक है। और यह कौन नदी किनारे है, तो रावी नदी किनारे है। सबसे पहले पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया, तो दयाराम साहनी। और उसके बाद यहाँ पे उत्खनन का भी थोड़ा सा उत्खनन ये करवाए थे। उसके बाद 1926 में और 1944 में उत्खनन हुआ। ये क्वेश्चन आपसे लेवल का पूछेगा तो यही पूछेगा कि बताइए हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में कौन कौन से थे। ये शायद बीपीएससी का या फिर यूपीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 3 नाम दिया हुआ था और एक था आर.एस. विष्ट, तो आर.एस. विष्ट यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी खोजवाते हैं। 1926 में थोड़ा सा खुदवाने का काम करते हैं माधो स्वरूप वत्स। उसके बाद खुजवाता है कौन, मर्टिमर व्हीलर, बस यहीं पे, ठीक है। और थोड़ा सा एक बात कर देते हैं, ठीक है, बस यहाँ पे। अब आते हैं मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में पाया जाता है, मृतकों का टीला कहा जाता है, ठीक है। तो अब मोहनजोदड़ो का सबसे पहले आपसे पूछेगा कि बताइए कि मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था। रुके थोड़ा राइटिंग सुधारने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो का खोज का बात करेगा तो 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी, ठीक है। उसके बाद कब किए थे, तो 1922 ईस्वी में किए थे। तो इसमें बस राखल दास बनर्जी का नाम याद रखना है। इसका अन्य नाम है, अन्य नाम में बात याद कर रहे हैं, तो अन्य नाम में इसको कहा जाता है सिंध का बाग। अब यहाँ बात करते हैं यहाँ से क्या मिला। सबसे पहले बात यहाँ से एक मोहर मिला है, ठीक है। उस मोहर को समझिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 मुख वाले एक देवता का ये मिला है, जिसे जॉन मार्शल ने आदतम शिव कहा गया है, आदतम शिव का है। अब इसके एक और कौन सा जानवर था, इसको देख लीजिए, यही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। देखिए, इसे तो आदतम शिव कहा है किसने, जॉन मार्शल ने कहा है, पशुपतिनाथ भी कहा है, ठीक है। 3 मुख वाले देवता का ये मूर्ति मिला है मोहर पे। और मोहर के बाईं साइड में होता था भैंसा, दाहिने साइड होता था भैंसा, और बाएं साइड होता था गेंडा, और यहाँ होता था हाथी, और यहाँ होता था व्याघ्र यानी चीता। अच्छा से लिख देते हैं, देखिए एक सेकंड। यहाँ होता था भैंस, यहाँ होता था गेंडा, यहाँ होता था गेंडा, यहाँ होता था गेंडा, यहाँ होता था गेंडा, और यहाँ होता था भैंस, ठीक है। ये बात हो गया। इसके जॉन मार्शल ने क्या कहा है, जॉन मार्शल इसको कहते हैं काजी आदतम शिव कहते हैं, आदतम शिव कहते हैं। और इसे ही भारतीय चित्रकला का प्रथम साक्ष्य कहा जाता है, भारतीय चित्रकला का प्रथम साक्ष्य, ठीक है। उसके बाद मोहनजोदड़ो से अन्य प्राप्त अवशेषों की बात करें तो मोहनजोदड़ो से अन्य प्राप्त अवशेषों में हम देखते हैं कि कांसे की नर्तकी जो बहुत फेमस है, कांसे की नर्तकी। उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ देखते हैं कि मंगोलियन पुजारी का सर मिलता है। तो इसे पता चलता है यहाँ भी मंगोलियन का निवास था, पुजारी का सर मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट कांसे की नर्तकी, और ये मोहर वाला है, ठीक है। और आपसे पूछेगा कि बताइए कि चांदी के पात्र में सूती वस्त्र कहाँ मिलते हैं, चांदी के पात्र में सूती वस्त्र, ठीक है, यहाँ से प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, चहुंदरों का पास पर चलते हैं। तो चहुंदरों का खोज के बारे में बात करते हैं। तो खोज हुआ था 1931 ईस्वी में, किसने खोजा था, तो एनजी मजुमदार ने खोजा था। एनजी मजुमदार खोज करते हैं और उत्खनन करने का कार्य करते हैं। 1925 में अर्नेस्ट मैके यहाँ पे खोदने का इसको जगह का खोदने का कार्य करते हैं। ये कहाँ पे है, कहाँ का बात करेगा, तो ये सिंध प्रांत में है, सिंध प्रांत में। कोशिश करेंगे गाइस आपकी बात से पीपीटी बनाने का, ठीक है। फिर भी इसमें
अपना बेस्ट दिए हैं, लेकिन थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए, इसे नेक्स्ट बार से पीपीटी बना के ही लाएंगे पूरा डिटेल में, ठीक है। तो कहाँ है ये? सिंध प्रांत में है। और यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ से किसी प्रकार का दुर्ग का साक्ष्य नहीं मिला है। जैसे नगर 2 भाग में बटा होता था, तो यहाँ से कोई भी यहाँ से दुर्ग का साक्ष्य नहीं मिला है, दुर्ग का साक्ष्य नहीं मिला है। उसके बाद यह एक औद्योगिक नगर था, यहाँ पे औद्योगिक संबंधित कार्य होता था। अब यहाँ पे देखिए, जब औद्योगिक नगर था, औद्योगिक नगर, तो यहाँ उद्योग से संबंधित चीज़ें मिलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ लिपस्टिक का साक्ष्य मिलता है, लिपस्टिक बहुत फेमस है, लिपस्टिक का साक्ष्य मिलता है चौंद्रों से। और यहाँ मनका बनाने का कारखाना, उद्योग है तो मोती बनेगा, मनके का कारखाना यहाँ से मिलता है चौंद्रों से, ठीक है। बस यही। अब इसी को थोड़ा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपसे पूछेगा, ये पार्ट 1 है, उसके बाद नेक्स्ट इसका पार्ट 2 आएगा कल। तो सबसे पहले पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले बारे में किसने बताया था? तो चार्ल्स मैसन 1826 ईस्वी में बताते हैं। उसके बाद कौन आते हैं? 1831 ईस्वी में आते हैं अलेक्जेंडर बर्न, वो भी बताते हैं यहाँ किसी पुराने किले का अवशेष रहे होंगे। उसके बाद कौन आता है? तो ब्रटन बंधु आते हैं 1856 ईस्वी में, वो बताते हैं कि यहाँ सबसे पहले वही बताते हैं यहाँ किसी सभ्यता के अवशेष रहे होंगे, ठीक है। वो कौन थे? वो एक इंजीनियर थे, सिविल इंजीनियर थे। उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम आते हैं 1853, 1857 में हड़प्पा के टीलों का भ्रमण करते हैं और बताते हैं यहाँ पे बुद्ध या किसी इंडो बैक्टीरियन शासक के अवशेष रहे होंगे, और उन्हें 1875 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व का निरीक्षक बना दिया जाता है, और उन्हें ही भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। लेकिन आपसे पूछेगा कि भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूस फूड को कहा जाता है। उसके बाद लॉर्ड कर्जन का दौर आता है। उसके समय 1903-1904 में भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग का गठन होता है, जिसके निदेशक बनते हैं जॉन मार्शल जी, यहाँ पे हैं साइड में, जॉन मार्शल बनते हैं। और उन्हीं के निर्देशन में 1921 में दयाराम साहनी हड़प्पा का खोज कर देते हैं, 1922 में राखालदास बनर्जी मोहनजोदड़ो का खोज कर देते हैं। उसके बाद हम लिपि का बात करें तो ये लिपि भाव चित्रात्मक लिपि या सर्पिलाकार लिपि या ब्रुष्टफेदन लिपि या गौमूत्री लिपि इसको कहा जाता है। इसमें राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट होता है। इसमें 250 से 400 यहाँ पे चित्राक्षर है, 250 से 400 चित्राक्षर यानी इमोजी, और 64 मूल चिन्ह है इसमें। उसके बाद हम बात करते हैं इसका विस्तार का, तो मांडा उत्तर, नीचे और दैमाबाद, इधर आलमगीरपुर, इधर बलूचिस्तान। प्रजाति से प्रभु से अल्प मांगो, प्रोटोस्टलियन, भूमध्य, अल्पाइन, मंगोलियन। उसके बाद हड़प्पा में हम बात करें तो हड़प्पा में क्या हुआ कि नगर दुर्ग टीला से 6 की पंक्ति में नागर मिला। गेहूं और जौ का प्रथम साक्ष्य मिलता है यहाँ पे गेहूं जौ का प्रथम साक्ष्य मिलता है। यहाँ गर्भ से निकलती हुई पौधे की मृण मूर्ति मिलती है। प्रसादन मंजूषा का साक्ष्य मिलता है। और पूछेगा सर्वाधिक अलंकृत मोहर कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से मिला है। उसके बाद हम बात करते हैं हड़प्पा का खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने खोज किया था और उन्होंने कुछ खुदाई की थी। उसके बाद 1926 और 1944 में 2 बार खुदाई हुआ। 1926 में माधव स्वरूप वंश और 1944 में मॉर्टिमर व्हीलर ने इसका खुदाई किया। और यहाँ पे जो दुर्ग टीला हुआ है इसे माउंट एबी की संज्ञा दी है। किसने? मार्टिन व्हीलर ने, जो दोबारा देखिए मॉर्टिमर व्हीलर जो है इसे माउंट एबी की संज्ञा देते हैं। दुर्ग टीला को क्या कहते हैं? मॉर्टिमर व्हीलर माउंट एबी का संज्ञा देते हैं। कौन देते हैं? माउंट एबी कौन देते हैं? व्हीलर साहब, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हड़प्पा हो गया। हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो की बात करते हैं। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में है, सिंध प्रांत में स्थित है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। सिंधु नदी के किनारे है। खोज 1922 में राखालदास बनर्जी, और इसका उत्खनन का कार्य भी राखालदास बनर्जी करते हैं। अन्य नाम में इसको सिंध का बाग कहा जाता है। यहाँ से एक मोहर प्राप्त हुआ है जिसमें पशुपतिनाथ का मूर्ति, जिसके चारों ओर कुछ यहाँ पे ये क्या कहा जाता है? जानवर हैं। और एक बार और यहाँ पे 2 हिरन भी है नीचे में 2 हिरन है। हिरन याद रखिएगा, 2 हिरन, ऊपर में एक मछली यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चौंद्रो खोज 1931 में एनजी मजुमदार करते हैं। उत्खनन का कार्य अर्नेस्ट मैके करते हैं। कहाँ पे? सिंध प्रांत में है। इसे औद्योगिक नगर कहा जाता है। यहाँ से किसी भी प्रकार के दुर्ग टीले का अवशेष नहीं मिलता है, और यहाँ से लिपस्टिक या मनके का कारखाना प्राप्त होता है, ठीक है। तो गाइज ये था मेरा वीडियो आज का। आपको अच्छा लगे, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा था इसीलिए थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं बना पाए, लेकिन अपना पूरा दिए हैं। आप इसी बात को किसी अन्य से या बुक से पढ़िएगा तो इतना आप नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश किए। अच्छा लगे तो आप सपोर्ट कीजिए चैनल को, ठीक है। तो ढेर लंबा वीडियो होगी भाई।